हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है PYQ बेस्ड। अब देखेंगे PYQ कैसे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था। वो कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, SSC-GD हो या फिर UPP हो, UPSI हो, RO हो, UPPCS हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आज हम इसको जानेंगे। और उस प्रश्न में क्या एक्सप्लेनेशन है मैं उसको भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न एक्सपेक्टेड आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलो बिना देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक पूरे जोश के साथ। मेरा जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो है संज्ञा से। संज्ञा से आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप सबको। पहला क्वेश्चन है सच्चाई किस प्रकार का संज्ञा है। अब बताइए सच्चाई जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है। पहला जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। संज्ञा क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराए उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और फिर संज्ञा में कुछ उसके भेद होते हैं जिसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा आती हैं। तो एक पूछ रहा क्वेश्चन सच्चाई बताओ कौन सी संज्ञा है। तो सच्चाई भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है। मतलब जैसे बुढ़ापा में क्या हो, ये भी एक भाव है। घृणा क्या है, भाव है। घृणा अच्छा, किसी चीज को बहुत अच्छा अट्रैक्शन होना क्या है, ये भी भाव है। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेना किस प्रकार का संज्ञा है। सेना जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सेना क्या एक समूह का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना क्या है, एक समूह का बोध। जहां पे एक को छोड़ के जहां पे ग्रुप का बोध हो, जैसे कहीं आप 2-4 गैदर हुए एक असेंबली में आप इकट्ठा हुए तो वो भी क्या है, वो भी समूह का बोध करा रहा है। आप क्लासरूम में बैठो 2-4 जना ऐसे पूरी क्लासरूम, ये भी क्या है, एक समूहवाचक है। ठीक है। चलो अब दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या ही है। देखिए अब यहाँ पे मेरा जो दूसरा यहाँ से किस प्रकार सर्वनाम से किस प्रकार के प्रश्न आए थे मैं उसको जानू। आप सब जानोगे सर्वनाम। पहले तो ये जानिए आप सब सर्वनाम होता क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम घूमता है। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है बार बार राम राम? नहीं। अगर मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, वो घूमता है, राम की जगह जैसे राम स्कूल जाता है, राम बाजार जाता है, लिख लो ये राम बाजार जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम इज ए संज्ञा। बट कहेंगे वह बाजार जाता है, राम की जगह अगर हम वह लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। अब इसके सर्वनाम के क्या कुछ भेद भी होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम एंड संबोधन, फिर इस टाइप से होते हैं। हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिसमें हम प्रश्नों का बोध करें। जैसे आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें अपने स्वयं का करते हो, आप स्वयं करवाते हो, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इस यहाँ पे क्वेश्चन आया था, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। यहाँ जो कौन सा सर्वनाम है, तो जो क्या बोल रहा है, जो किसी शब्द को जोड़ रहा है। जब हम शब्द को जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहां पे दो शब्द, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा और वैसा जुड़ रहे हैं। जो बोओगे वो काटोगे, जो आप बोओगे वो काटोगे, तो वो क्या करा, वो शब्द को जोड़ा।
तो इस वजह से ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए, और इसमें ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, क्योंकि जो और जो, ये जो और वही क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, स्वयं। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या, ये स्वयं यानी स्वयं का बोध करा रहा है, तो ये क्या, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एंड फिर हम इसको ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष या फिर महिला कुछ भी हो, इसका बोध हो। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसमें आप बोलो मैं, मुझे, मुझे, ये सब चीजें जो म मुझे, मुझे ये आए, ठीक है। बट उत्तम पुरुष वह, वे, ऐसे कुछ ऐसे करके दूसरे को। बट जो दूसरा, पहला और दूसरा को छोड़ के जो तीसरे का बोध कराए उसको अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, एंड प्रश्नवाचक तो मैंने बता ही दिया था। फिर आगे अब देखिए, विशेषण। यहाँ पे हम कुछ विशेषण के भी प्रश्न को लेके आए हैं। विशेषण, विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे राधिका सुंदर लड़की है, तो राधिका क्या है? राधिका नाम है किसी का, तो वो संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं राधा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है, तो ये राधा क्या है? राधा सर्वनाम है। और इसकी विशेषता क्या है? ये लड़की क्या है? इसकी क्या विशेषता बता रही है? कि ये सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। और ये सुंदर क्या, इसके क्या है? इसके गुणवाचक, गुणवाचक में आएगा। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन करिए, थोड़ा दूध में विशेषण का प्रकार है। थोड़ा दूध, तो थोड़ा दूध, क्या आप इससे निश्चित कर पा रहे हो कि कितना दूध है? नहीं ना। मतलब अगर ये निश्चित होता कि 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर दूध है तो ये निश्चित होता, बट ये निश्चित नहीं है, मीन्स अनिश्चित वाचक होगा। हाँ, थोड़ा, कुछ, ऐसे जो आए उसको हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, और इसका ऑप्शन है गुणवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम एंड व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा, थोड़ा क्या कर रहा? परिणाम का बोध करा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। एंड फिर देखिए, कुछ विद्यार्थी में कुछ कौन सा विशेषण है? ये कुछ कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो फिर क्या ये किसी का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही है, कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो पढ़ाई हूँ वो थोड़ी सी 1 मिनट की, ये मतलब आप इसको जस्ट रिकैप कर सकते हो। संज्ञा क्या होता है? जिससे नाम का पहचान होता है। एंड सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। एंड विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। समझ गए आप सब? इतने क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक होने वाली है ये है कारक। अब कारक पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध बताएं उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ भेद भी होते हैं और यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार आयोग ने क्वेश्चंस किया था। तो आप सब रेडी हो ना? तो चलो, जैसे कर्ता ने, ये इसके चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे इसके चिन्ह होते हैं। और अब जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। चलो देखिए,
यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है पहला करण कारक से आया है। अब मैं जानूंगी कि पहले क्वेश्चन दिखा दूं। सीमा ने कलम से लिखा। में से कौन सा कारक है? किसने लिखा? सीमा ने कलम से लिखा। तो कलम कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके करण, कर्म, अधिकरण या फिर अपादान। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अब देखिए करण कारक क्या होते हैं? जहाँ पे किसी का साधन का बोध हो उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा। तो किससे काटा? लकड़ी किससे काटा? कुल्हाड़ी से काटा। तो ये करण कारक जहाँ पे साधन का बोध हो। जैसे मीरा ने चाकू से फल काटा। तो फल किससे काटा? चाकू से काटा। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। जैसे करण, कर्म, अधिकरण, अपदान। तो कलम से उन्होंने लिखा ना, कलम क्या है? उनके साधन। अगर कलम नहीं होता तो क्या वो लिख पाती? नहीं ना। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा करण कारक। चलिए दूसरा है से का मतलब होता है एक संप्रदान कारक में आता है। से मतलब किसी चीज को अलग होना। जैसे आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो तो क्या आप यहाँ पे अलग हो रहे हो ना, लखनऊ को छोड़ रहे हो, अलगाव हो रही है। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा यानी वो जो पत्ता है ना वो पेड़ से गिरा, उससे सेपरेट हो रहा है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन से देखेंगे। वह गांव से आया। वह गांव से आया। से में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म, संबंध। तो आपको पता है ये करण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साधन का बोध नहीं हो रहा है, एंड कर्म में भी नहीं होगा क्योंकि कुछ इसके सिंबल से हैं। यहाँ पे को होता तो कर्म हो जाता। संबंध भी नहीं बता रहा है। तो बस अगर आपको कुछ नहीं एग्जाम में आ रही है ना तो आप इस तरह से ना इलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हो। मतलब इन ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बचेगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होता है। बट उसका जो आप गेस लगाते हैं या फिर इलिमिनेट करते हैं ना वो सही गेस होना चाहिए आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे स्थान का बोध हो। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, संबंध या फिर कर्म। तो जहां पे में और पर आए वो कौन सा कारक हो जाता? जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक मेज पे रखी है, जो पुस्तक है ना उससे टच हो रहा, वो मेज पे रखा है। तो जहां पे में और पर है उसको हम बोलते हैं अधिकरण बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। तो फिर और भी हम ऑप्शन से आपको समझाएंगे। अपादान तो आप समझ गए, जहां पे अलगाव होता है। संबंध दो शब्दों को जोड़ता है, ये नहीं होगा। कर्म यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो आई होप आपको इतना सारा क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। मेरा जो इसमें शब्द निर्माण मैंने जो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है अब जानेंगे। तो उपसर्ग वो होता है मूल शब्द के जो पहले लगे उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के बाद लगे उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं होगी ना, मैं हूं ना। जैसे आप कोई चीज लिख रहे हो, ये लिख रहे हो ना, ये मूल शब्द। अब ये मूल शब्द के आगे लग गया, यहाँ पे कोई शब्द लग गया तो उपसर्ग होगा, लेकिन जब यहाँ लगेगा ना तो ये प्रत्यय होगा। जैसे पढ़ाई, ये पढ़, हाँ ये पढ़ लिखे हो ना, पढ़ क्या है? ये मूल शब्द है, मूल शब्द है ये पढ़। बट अगर हम इसके आगे पढ़ ना लिख, यहाँ पे ना लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना बन गया। और जब पढ़ना बन गया तो कौन सा, ये उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा? नो मैम, ये प्रत्यय होगा। क्यों प्रत्यय होगा? क्योंकि ये मूल शब्द के पीछे लगा है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। समझ गए आप सब? तो फिर मैं क्वेश्चंस करती हूँ। देखिए दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए
अब एक चीज और मैं बता रही हूँ, यहाँ पे और इजी हो जाएगा। आप जो शब्द ले जैसे बागवान, मैं बोलूँ बागवान, बागवान बोल रही हूँ ना, बागवान, 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 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बंजर है, या फिर हम इसको, अगर हम इसको बाग को ऐसे हटा दें, वान बस बच रहा है, तो क्या ये कुछ बन सकता है? कुछ वान, वान क्या होता है, इसका कोई अर्थ ही निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर दें, वान को रिमूव कर दें, बाग बस बचा, तो बाग कुछ मतलब कुछ लग रहा, हाँ बाग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ये भी इससे पहचान होती है जब हम मतलब दो उनको देखो, उनको तोड़ो, उनको अलग करो, अगर कुछ उसका मतलब निकल रहा है तो समझ लो जाए या फिर वो उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। लेकिन कुछ नहीं निकल, और लग रहा करने में, तो समझ लो वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, जैसे दुर्गुण में उपसर्ग कौन सा होगा? तो दुर्गुण में ऑप्शन है दुर, गुड़, दो, दर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इजी कैसे होगा इस चीज को मैं बताऊंगी। जैसे अगर इसको आप रिमूव कर दो तो गुड़, ये खराब सा लग रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। दर, ये भी नहीं होगा। ये गुड़, गुड़ तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रत्यय। तो क्या बच रहा है? दूध बच रहा है, ये हो जाएगा। अब प्रश्न कुछ इसमें देखेंगे, निराशा, निराशा में कौन सा उपसर्ग होगा? निराशा, अगर हम निराशा लिखे हैं उसमें से आगे से नी को बस हटा दे, राशा, तो राशा क्या कोई शब्द बन रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे चलिए देखिए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन है नी, निर, आश, रा। तो यहाँ पे जो अगर हम इसी को ही इलिमिनेट करते हैं, राशा का कोई शब्द नहीं बना, तो यानी ऑप्शन हमारा नी हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए फिर देखिए, अब हम देखेंगे प्रत्यय। मतलब मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम प्रत्यय के क्वेश्चंस करेंगे इस स्लाइड में। तो फिर प्रत्यय का मिठास, मिठास में प्रत्यय कौन सा होगा? मिठास प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के पीछे लगता है। और मिठास, ये मीठा, मीठा क्या है? ये मूल शब्द है और इसके पीछे स लगा, तो देखिए इसमें क्या होगा? ई होगा। इसको इलिमिनेट करिए, नहीं होगा क्योंकि मिठाई नहीं लिखा है, ये मिठास लिखा है। पन नहीं होगा, आस, ता नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? ये होगा। अगर आप स भी लोगे ना, अगर आ की मात्रा नहीं ले रहे हो तो आस नहीं बनेगा, इस वजह से आ की मात्रा भी लेना जरूरी होता है। चलिए अब देखेंगे लड़कपन में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय देखिए, पन, ता, तीसरा है ई या फिर कार। तो बताइए इसमें प्रयुक्त प्रत्यय पूछ रहा है, तो मूल शब्द के याद करिए पीछे। तो ये क्या? ये लड़क, लड़क अगर मैं ऐसे रिमूव कर दे, क्या? कुछ नहीं, पन बच रहा है ना, इसमें कोई नया शब्द आप बना सकते हो ना, तो क्या होगा यहाँ का आंसर? पन, ता, ई, कार। क्या होगा प्रत्यय? अब तो गेस कर लिया होगा ना, पन होगा। समझ गए? चलिए अब हम देखेंगे समास। समास से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये जानेंगे कि समास होता क्या है। समास किसी भी चीज को जो संक्षिप्त में कहना ही समास होता है। किसी बड़े चीज को ना आप छोटे में बोल दे रहे हो ना, ये क्या है? ये समास है। एंड संक्षिप्त करण ही होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया है, राजपुत्र, राजा, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, किस समास का उदाहरण है? राजा का पुत्र, देखिए कितना बड़ा है ना, राजा का पुत्र कहने में इतना बड़ा है, लेकिन अगर हम कहें राजपुत्र तो ये क्या समास है? लेकिन ये कौन सा समास है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये देखिए ऑप्शन हमारे हैं, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या होगा? अब देखिए, जिसमें का, की, के का लोप हो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। हाँ, दो शब्दों को, जैसे राजा का पुत्र, अगर हम राजा को मिटा दें पुत्र, तो किसका पुत्र हो जाएगा? किसी पता नहीं ना चलेगा। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे का, की, के का लोप हो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। फिर ये देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें कोई तीसरा पद आए
दो शब्दों से मिलके जब तीसरा, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, समझ गए, ये बहुब्रीहि होगा, यानी वहां पे तीसरे, उसी चीज को तीसरे के रूप में कहना, बहुब्रीहि समास होता है। एंड सेकेंड इज जो ऑप्शन था हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व ये समास ऐसा होता है इसके बीच में ना योजक चिन्ह आते हैं, या फिर या आएगा या फिर और आएगा, या आएगा द्वंद्व में। द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, या फिर या आएगा या फिर और आएगा, और फिर योजक चिन्ह ऐसे आता है। ये योजक चिन्ह, जैसे माता पिता, ये बीच में इसकी पहचान ये द्वंद्व समास की होती है। चलिए, तो समझ गए द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पे विशेषण और विशेष्य की बात की जाए उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर क्या है, विशेषण है, बट लड़की क्या है, इसकी विशेष है, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है, लड़की की ही विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे देखिए नीचे भी आ गया, नील कमल, नीला है जो कमल, किस समास का उदाहरण है, तो किस समास का उदाहरण है, आप समझ गए ना, यहाँ पे क्या विशेषण और विशेष्य दोनों आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखो नहीं होगा, अब भाई भाव नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम तत्सम और तद्भव। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द होते हैं। बस दो चीज को याद करिए, कोई बड़ा डिफिनेशन यहाँ पे मत याद करिए। जैसे अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगी, तत्सम हो जाएगी। अगर मैं आग कहूं, आग क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। मतलब जो संस्कृत शब्द हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम हो गया। तत्सम कहने में कैसा लग रहा है, कुछ संस्कृत टाइप से लग रहा है, लेकिन तद्भव, तद्भव बोल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, तद्भव हिंदी लग रहा है। तो बस ये है ट्रिक इसकी। देखिए जैसे आग, आग क्या है, आग इसमें होगा तत्सम होगा या फिर तद्भव होगा, तो नो मैम ये तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव, क्योंकि ये हिंदी के शब्द हैं। हाँ, बट अगर यही अग्नि बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। समझ में आ गया इतना, तो हम लोग क्वेश्चंस को करें। देखिए अग्नि का तद्भव शब्द कौन सा होगा, अग्नि, अग्नि का तद्भव, अग्नि क्या है, तत्सम है। अब इसका तद्भव क्या होगा, आग होगा, अनल नहीं होगा, ज्वाला नहीं होगी, धधक नहीं होगा, क्योंकि इसके पर्यायवाची है। अब देखिए दंत, दंत का तद्भव, दंत का मतलब क्या होता है, दांत। जिह्वा, जिह्वा का मतलब जीव। ओष्ठ, ओष्ठ क्या है, तत्सम है। अगर मैं बोलूं ओठ तो क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दांत, दंत का दांत हो जाएगा। ये देखिए ये तो होगा नहीं खुद ऐसे दंत का, दंत का नहीं, इसका ये दांत होगा क्योंकि तद्भव पोषा है। तो आप समझ गए ना कि जो संस्कृत तत्सम, जो हिंदी तद्भव, सो इजी, बहुत इजी है, इससे कोर्स भी क्वेश्चन हैं, ऐसे ही टेकल होता है ये। चलिए अब तो फिर वही आया कि समास, समास ही आया। फिर अब यहाँ पे थोड़ी सी मेमोराइज करते हैं जो मैंने आगे किया, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, महासमास, समास क्या होते हैं, मूल संज्ञा होते हैं, एंड इसके फिर कारक, फिर वो चीज जो मैंने स्लाइड में बताया कि 33 चीज इसमें हुआ। चलिए अब अंतिम परीक्षा, फिर कुछ भी मैं अभी क्वेश्चंस और लेके आई हूँ, उसको भी सॉल्व करिए। जैसे कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई, ये आपकी रिकैप हो रही है, जितना मैं समझाई हूँ ना अब आप उतना समझ लिए। हमारी थ्योरी PYQ देख लिया, ठीक है, अब थ्योरी भी मैंने बता दिया, तो कुछ आप प्रैक्टिस कर लो।
चलिए बताइए, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। कोई कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। फिर हे मित्र, हे मित्र में कौन सा कारक है? हे मित्र मतलब किसी को आप संबोधित कर रहे हो, बुला रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये संबोधन हो जाएगा। संबोधित करो, हे मित्र। अरे यार, किसी को कुछ भी संबोधित करना हो तो वो संबोधन हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, करण नहीं, संबोधन। ठीक है, संबोधन होता, वेधन नहीं बोधन, ये वाह। चलिए, माता पिता, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो फिर द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह ये आए हुए हैं। फिर नयन, नयन का तद्भव शब्द कौन सा है? नयन, नयन का मतलब होता है आंख, नेत्र। तो इसमें क्या पूछा है? नयन का तद्भव, नयन का तद्भव क्या होगा? आंख, नेत्र, लोचन या फिर अच। तो तद्भव पूछ रहा, तद्भव का मतलब हिंदी होता है ना, तो आप आंख ही को आंख बोलेंगे ना। चलिए, अब फिर ये रहा मेरा आज का सेशन। मैंने 50 क्वेश्चंस किए, उसके एक्सप्लेनेशन दिए। आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके इन फ्यूचर एग्जाम के लिए या फिर एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जो सपना आपने देखा है ना, उस सपने को पूरा करने के लिए ना आप रात दिन एक कर दो। जिस दिन वो वर्दी पहनोगे ना, माँ के सामने जाओगे ना, वो दिन बहुत अच्छा होने वाला है आप सबके लिए। तो तब तक के लिए थैंक गॉड।